प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर फ्रॉम आदर्श विद्या मंदिर सेकेंडरी धोरीमना डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। आज के कोविड-19 के जो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं उनके मध्य ध्यान रखते हुए आदर्श विद्या मंदिर धोरीमना के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हुई। इसमें आप सर्वप्रथम देख रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं बिना समय गंवाए हुए, कक्षा 10वीं का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में अब की बार कोई परिवर्तन नहीं है, पुराना पाठ्यक्रम में वही है। तो पुराने पाठ्यक्रम का पहला अध्याय है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, शुरू करते हैं। भोजन क्या होता है उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य। तो ये पढ़ने से पहले आप लोग स्वयं पाठी भैया बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक कर, सब्सक्राइब कर, आगे शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दे रखा है उसको भी प्रेस कीजिए। इसकी वजह से आप नई वीडियो देख पाएंगे। तो भोजन या मानव स्वास्थ्य क्या होता है, तो पहले देखते हैं भोजन की परिभाषा। भोजन क्या होता है, तो प्रतिदिन ग्रहण किया जाने वाला खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है, भोजन। जो अपन प्रतिदिन कोई काम करते हैं तो काम के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अपन क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है ना। और भोजन से अपन को ऊर्जा मिलती है, और भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से अर्थात वनस्पतियों से, और नॉनवेज के रूप में है जो जंतुओं से प्राप्त करते हैं। भोजन ये क्या है, जीवन का आधार है। ठीक है ना। जीवन के लिए भोजन है, ये नहीं कि भोजन के लिए जीवन है। उन्हें ध्यान दीजिएगा, जीवन अर्थात जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं, न कि भोजन के लिए जिंदा रहते हैं। ठीक है ना। तो भोजन की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रतिदिन ग्रहण किया जाने वाला खाद्य पदार्थ भोजन कहलाता है। जिससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हाँ, तो भोजन की डेफिनेशन उन्हें एक बार दीजिएगा। प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाला खाद्य पदार्थ भोजन कहलाता है, जिससे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और भोजन सब करने के बाद में दो वर्ड और अपन को जानकारी लेनी होगी, वो होते हैं पोषण और पोषक पदार्थ। पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में समझने के लिए आप एक कल्पना कीजिएगा, एक गाड़ी है, उसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छी है, नई गाड़ी है, पर उसमें फ्यूल नहीं है, तो वो गाड़ी अनुपयोगी होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार गाड़ी के लिए फ्यूल अर्थात पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से। तो बोले तो क्या हो जाएगा, पोषण ही क्या है, जीवन का आधार है। पोषण ही जीवन का आधार है। और इसकी दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं अपन, जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया है वही पोषण कहलाती है। और जो प्रथम लाइन है अपनी, पोषण ही जीवन का आधार है, यह आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान को पहला अध्याय है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, पहली लाइन भी ये लिखी हुई है, पोषण ही जीवन का आधार है। अर्थात जो भोजन है उसका आधार है वही क्या है, पोषण। तो अपन देखेंगे भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। और अगला बिंदु ये भी ले सकते हैं, पोषण ही जीवन का आधार है। पोषण ही जीवन का आधार है।
हाँ, तो आपने देख लिया पोषण क्या होता है। इसके बाद में जो अगला वर्ड आता है वो आता है पोषक पदार्थ। वो क्या होते हैं पोषक पदार्थ? पोषक पदार्थ, वैसे ये भोजन वाला चैप्टर कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक प्रत्येक कक्षा में इसका कुछ न कुछ पोर्शन दे रखा है। कहीं भोजन दे रखा है, कहीं भोजन के स्रोत कहीं पर दे रखा है मानव स्वास्थ्य के रूप में 9वीं कक्षा में। तो सभी कक्षा के लिए उपयोगी है। तो अपने 9वीं कक्षा में पढ़ाई है वो है भोजन के मुख्य घटक या पोषक तत्व। भोजन के मुख्य घटक या बोलेंगे पोषक तत्व। क्या होते हैं पोषक तत्व? इसकी जानकारी करें। पोषक तत्व जो शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण, सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं। सामान्यतः वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। तो परिभाषा इसकी ये हो जाएगी, शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक घटक क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व, या दूसरा नाम है भोजन के मुख्य घटक। तो शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक घटक पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व कहलाते हैं। होगी डेफिनेशन, उन्हें ध्यान दीजिएगा। शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक घटक पोषक तत्व कहलाते हैं। अब है पोषक तत्वों के प्रकार। मुख्य रूप से पोषक तत्व, इसमें पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और इसके बाद में जल एवं खाद्य रेशे। ये खाद्य रेशे होते हैं, ये भी भोजन का एक मुख्य घटक है जो हमें रेशेदार सब्जी से प्राप्त होता है, जैसे कि भिंडी है, गाजर है आदि। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट ये भोजन का मुख्य घटक है और इसका कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नाम से इस पर कार्बोहाइड्रेट, और इसमें जो तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये मुख्यतः घटक होते हैं। इसके अलावा और अन्य घटक भी होते हैं, लेकिन मुख्य घटक होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं। और इसका कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। और इसका उदाहरण कार्बोहाइड्रेट प्रकार आता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का उपयोग आपने दैनिक जीवन में देखा ही होगा। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है तो उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर उसको तुरंत ग्लूकोज पाउडर देता है या ग्लूकोज लगाता है। तो ग्लूकोज लगाने से क्या होता है, उसको त्वरित ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने से उसको थोड़ी सी है जो कोई भी बीमारी से राहत मिल जाती है। तो वो एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उसके बाद में
प्रोटीन होता है, इसका कार्य होता है, प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण। ये जो शरीर का मुख्य कार्य होते हैं ये प्रोटीन के द्वारा होते हैं, वृद्धि, विकास एवं निर्माण। इसके अलावा कभी लग जाती है तो उसकी मरम्मत क्रिया होती है, वो भी प्रोटीन के द्वारा होती है। उसके बाद में अगला है वो है वसा। वसा होती है, ये सामान्यतः वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे कि जो मुख्यतः दाल होती है और उसमें भी प्रोटीन होती है, प्रोटीन के साथ में वसा होती है, फैट बोलते हैं। और अधिकतम मात्रा होती है वो इसकी मात्रा होती है फास्ट फूड, अर्थात जिसे बोलेंगे जंक फूड। क्या बोलते हैं? जंक फूड। जंक फूड में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, इसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। जो आजकल जंक फूड का उपयोग हो रहा है उसमें मुख्यतः क्या होती है? वसा ही होती है। इसके बाद में विटामिन अनेक प्रकार का है, जिसमें आगे ऐसे चैप्टर आएगा देखेंगे अपन। विटामिन, खनिज लवण, ठीक है ना। और जल सामान्यतः अपन दैनिक जीवन उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन के लिए इसकी मात्रा लिमिटेड होती है, 2 से 3 लीटर होती है, बाकी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। और खाद्य रेशे, जो भी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करना होता है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन, हाँ, पोषक तत्व हो गए। उसके बाद में भोजन के प्रकार। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर भोजन के भी 2 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से 2 प्रकार हैं? भोजन के प्रकार, जिसमें पहला आता है संतुलित भोजन। नाम सुन रखा होगा, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। क्या होता है संतुलित भोजन? भोजन के प्रकार, भोजन के प्रकार, इसमें पहला है संतुलित भोजन। ये जो प्रकार है ये है पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर। पहला है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन ऐसा भोजन, इसको संतुलित भोजन को अपन संतुलित आहार भी कह सकते हैं। कहीं पर आहार दे रखा है तो आहार, भोजन या फूड, वो एक ही बात होती है। तो संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक पदार्थ या घटक जो अभी पहले अपन पढ़े थे वो सभी के सभी उपस्थित हो, तो वो कैसा भोजन कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। और इसकी मात्रा भी कैसी हो? निश्चित मात्रा और संतुलित अनुपात हो, वरना उसकी मात्रा कम हो तो भी हानिकारक है और अधिक है तो भी हानिकारक हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन ये देंगे अपन, शरीर के लिए आवश्यक, शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों निश्चित मात्रा एवं संतुलित अनुपात। नाम ही क्या है? संतुलित भोजन। इसका अनुपात होना चाहिए संतुलित अनुपात हो। शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा एवं संतुलित अनुपात में विद्यमान हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। होगी डेफिनेशन इसकी, एक बार तुमने देखी। शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्व जो भी पढ़े इस प्रकार के, इसमें ऐसे देखे 7 प्रकार के होते हैं। वैसे तो पोषक तत्व निश्चित मात्रा, उसकी मात्रा कैसी हो? निश्चित मात्रा हो, जितनी मात्रा हो उतनी चाहिए। जैसे इसका उदाहरण निश्चित मात्रा का देखें, अगर आपकी
सब्जी उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो सब्जी कैसी हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, काम की नहीं होती, ठीक है ना। या फिर उसमें मिर्ची की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है तो भी अनुपयोगी हो जाती है, काम की नहीं होती है। तो उसी प्रकार से हमारे भोजन में भी जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा कैसी हो, निश्चित होनी चाहिए, जितनी मात्रा उतनी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट उसकी मात्रा होती है 130 से 150 ग्राम तक होती है, तो इसकी निश्चित मात्रा होगी, ठीक है ना। और फिर देखते हैं वसा, तो उसकी मात्रा फिक्स होती है, 25% होती है, बोले तो लगभग 25 ग्राम आसपास। 100 ग्राम वजन है तो 25 ग्राम लगभग उसमें वसा की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद 75 ग्राम है, उसमें प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। और इस प्रकार प्रत्येक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड होना उपस्थित जरूरी है, वरना वो क्या हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है। फिर है संतुलित अनुपात, इसका अनुपात है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उसका भी अनुपात आपस में क्या होता है, संतुलित रहना चाहिए। ऐसा भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। उसके बाद है संतुलित भोजन के लाभ, इसके लाभ क्या होते हैं, संतुलित भोजन के लाभ क्या होते हैं, लाभ देखिएगा। पहला है ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलित भोजन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। तो लिखेंगे शरीर को मजबूत बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। उसके बाद में दूसरा, ये शरीर को एंटीबॉडी प्रदान करता है, अर्थात प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जैसे अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो हमारे देश में बोले तो भारत में एंटीबॉडी कम होने के कारण उसका विरोध नहीं कर पाए, वो हट नहीं पाए। तो इसका कारण क्या हुआ, आंतरिक कारक थे, एंटीबॉडी थी वो कमजोर थी, उसमें भारत की एंटीबॉडी कमजोर थी, अर्थात भारत की जो सेना थी वो उसमें कम थी, ठीक है ना, उसके विरोध नहीं कर पाई। तो उसी उदाहरण देख के अपन ये कह सकते हैं जो हमारे शरीर में जो भी वायरस, अभी जो कोविड-19 का संक्रमण है उसमें भी जो वायरस है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, शरीर को एंटीबॉडी की आवश्यकता रहती है। जो एंटीबॉडी होती है ये बाहर से प्रवेश करने वाले वायरस, है ना, विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, ये सभी जो रोग जन्य कारक होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, इनका विरोध करते हैं और शरीर को बीमारी से बचाते हैं। तो अपन लिखेंगे संतुलित भोजन से दूसरा फायदा ये होता है, ये शरीर को एंटीबॉडी प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, ये संतुलित भोजन का लाभ है। उसके बाद में अगला, संतुलित भोजन होता है तो दिमाग भी इसमें तेज रहता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, ये भी कहा गया हुआ है, ठीक है ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगला फायदा ये हो जाएगा इसका, इससे दिमाग तेज होता है, संतुलित भोजन से दिमाग तेज हो जाता है। अगला बिंदु यह देखा आपने, ये शरीर को स्वस्थ बनाता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। ये हो गया है संतुलित भोजन के लाभ। इसके बाद में अगला भोजन का प्रकार है वो है असंतुलित भोजन। इसके मुख्य दो प्रकार है, संतुलित भोजन और दूसरा है असंतुलित भोजन। क्या होता है असंतुलित भोजन, ये हो गया क्लियर। अगला देखते हैं असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन समझ में आ गया है, तो इसी प्रकार से ठीक इसका विपरीत क्या हो जाएगा, असंतुलित। नाम से स्पष्ट है, अ लगते इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन क्या होता है, दो नंबर प्रकार भोजन का, असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन में क्या होता है, जो पोषक तत्व है वो निश्चित मात्रा और संतुलित अनुपात में नहीं होते हैं। या दूसरी सामान्य परिभाषा ये भी कह सकते हैं, भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी, वो भी क्या है, संतुलित भोजन की परिभाषा भी सही है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं, भोजन में
भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन कहते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, दोबारा परिभाषा इसकी। असंतुलित भोजन, भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। जैसे पोषक तत्व की कमी हो तो भी हानिकारक है, कमी से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और वैसे इसकी मात्रा बढ़ जाती है पोषक तत्वों की तो उसमें मोटापा बढ़ जाता है। जैसे आप देखते हैं फास्ट फूड है, जंक फूड, उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, जैसे वसा की मात्रा उसमें ज्यादा रहती है, वो भी क्या है, शरीर के लिए हानिकारक है। तो असंतुलित मतलब उसका क्या है, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस नहीं होता है तो बैलेंस नहीं होने से भी नुकसान हो जाते हैं। अब है इसके असंतुलित भोजन के कारण क्या क्या शरीर को हानि होती है, तो इसकी हानि देखिए। असंतुलित भोजन की हानि पहली है, ये शरीर को कमजोर बनाता है। असंतुलित भोजन है शरीर को कमजोर बनाता है, शरीर को कमजोर बनाता है। और दूसरा इसका बिंदु ये हो जाएगा, जैसे संतुलित भोजन का दूसरा बिंदु था, ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती थी, तो असंतुलित है जो क्या करेगा, शरीर की प्रतिरक्षा को कम करेगा। ठीक उसके विपरीत लिखना है जो पहले लिखे, तो ये करेंगे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता को कम करता है, ये भोजन। कौन सा? असंतुलित भोजन। तीसरा बिंदु अपने लिखा था, संतुलित भोजन ने लिखा था ये दिमाग को तेज करता है, तो असंतुलित क्या कर देगा, दिमाग को कमजोर कर देगा। लिखेंगे दिमाग को कमजोर बनाता है। अगला बिंदु, असंतुलित भोजन का अगला बिंदु हानि में कौन सा हो जाएगा, जो संतुलित था ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, ये शरीर को क्या करता है, अस्वस्थ बना रहता है, ये शरीर को अस्वस्थ बना रहता है। शरीर को अस्वस्थ बनाता है। ये हो गया है असंतुलित भोजन और इसकी हानियां। इसके बाद में अगला बिंदु रहेगा, भोजन के प्रकार हो गए दोनों। इसके बाद में अगला बिंदु पड़ेगा कुपोषण, क्या होता है उसकी भी जानकारी कर लेते हैं। कुपोषण, कुपोषण हाँ, कुपोषण में क्या होता है, जब किसी भोजन में एक पोषक तत्वों की या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी रहे तो वो क्या कहलाता है, कुपोषण। जैसे कि एक दिन के लिए पोषक तत्व एक अनुपस्थित रहता है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे अपन देखते हैं कोई उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं, तो एक दिन भोजन ग्रहण नहीं करते हैं,
तो एक दिन वो भोजन नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, इसका मतलब कुपोषण के शिकार नहीं हुए वो। इसका मतलब क्या है, लंबे समय तक, मतलब 1 महीना तक, हफ्ते भर, बहुत लंबे समय तक उसने एक पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में उपस्थित है नहीं, ऐसा भोजन ग्रहण कर लिया, लगातार ग्रहण कर रहा है, या ऐसा भोजन लगातार ग्रहण कर रहा है इसमें प्रोटीन की कमी हो या फिर वसा की कमी हो, वसा का प्रयोग करता ही नहीं भोजन में लंबे समय तक, तो क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक भोजन में, लंबे समय तक भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कहते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर में रोग हो जाता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं जिससे शरीर को रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। क्या कहलाता है, कुपोषण। लंबे समय तक भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं, और इससे शरीर को रोग हो जाता है। अब देखो इसमें अलग अलग प्रकार के कुपोषण होते हैं, जैसे नाम आया पोषक तत्व, जो पोषक तत्व है वो अलग अलग, जैसे पहला कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कमी से भी रोग होता है। उसके बाद में प्रोटीन है, तो प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा। खनिज की कमी है लगातार, तो खनिज कुपोषण हो जाएगा। ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार है, वो देखेंगे कुपोषण के प्रकार, कुपोषण के प्रकार। हाँ, पहला प्रकार देखेंगे अपन, जो पोषक तत्व है विटामिन, जो विटामिन की कमी से जो कमी हो जाती है वो कुपोषण कहलाता है, विटामिन कुपोषण कहलाता है। तो पहला देखेंगे विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। उसके बाद में अगर भोजन में जो पोषक तत्व है उसमें से जो खनिज लवण है, जो खनिज की कमी जाती है तो वो कहलाता है खनिज कुपोषण, खनिज कुपोषण। अगला बिंदु, जब उसमें प्रोटीन की कमी जाती है तो वो कहलाता है प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण। ठीक है ना। तो पुनः एक बार देख लीजिएगा, कुपोषण के प्रकार 3 होते हैं, विटामिन की कमी है तो विटामिन कुपोषण, खनिज की कमी है तो खनिज कुपोषण, और प्रोटीन कमी है तो प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।